कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 उसके वन लाइनर एमसीक्यू करवाऊंगी मैं। आप देख सकते हो तो पूरे वन लाइनर एमसीक्यू मैं बुक भी बता दूंगी, पीडीएफ भी समझा दूंगी आपको कहाँ से करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने 9th क्लास की सारी पीडीएफ वन लाइनर एमसीक्यू 10-10 मिनट के वीडियो में 7 यूनिट की सातों दे दी और उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी। आज मैं 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन में जहाँ कौन कौन सा टॉपिक है क्या क्या है वो डिटेल से करवाऊंगी मैं आपको, और वन लाइनर एमसीक्यू दूंगी, सुपर फास्ट रिविजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 50 तक एमसीक्यू कराने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा करवाऊंगी, लेकिन 50 तो एमसीक्यू वन लाइनर में करवाऊंगी। पहली यूनिट जो कक्षा 10 की है, मैंने आपको कहा मैं 9th क्लास की करवा चुकी हूँ, ये 10th क्लास की है। कहाँ तक करवाऊंगी? राजस्थान कला संस्कृति, और ये है ना सॉरी कला संस्कृति नहीं, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति आएगा, तो इसके अंदर इतिहास भी आ जाएगा, सभ्यताएं भी आ जाएगी, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। ये इनकी जो टॉपिक है, तो पहले राजस्थान का इतिहास का एवं परिचय 1 से 26 तक है, यहाँ पूरा देख सकते हो। तो यहाँ से हम करेंगे आज वन लाइनर, यहाँ पूरी देख सकते हो, इसकी पीडीएफ है। और इसका जो नाम राजस्थान रखा है, ये 30 मार्च 1949 को रखा था। यहाँ से मैं आपको पूरे के पूरे वन लाइनर एमसीक्यू दे रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे अभी हम। मैंने आपको बता दिया, पहले पीडीएफ बता देती हूँ। ये राजस्थान की सभ्यताएं हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, गेलोट है, बागोर है। ये पीडीएफ है 10th क्लास की। क्या है ना, सुपर फास्ट रिवीजन में 10-12 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं। 9th क्लास की स्टार्ट करते हैं वन लाइनर एमसीक्यू, जिसमें पहला ही टॉपिक मैंने बताया राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। तो इस इतिहास का सामान्य परिचय देखेंगे हम। तो ये राजस्थान का सामान्य परिचय दिया हुआ है। इससे पहले मैंने 9th क्लास की सबकी प्लेलिस्ट वगैरह सब मैंने बता दी है। अब 10th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, और जितना जल्दी हो सके सुपर फास्ट रिवीजन होगा, वन लाइनर एमसीक्यू होंगे। सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में लड़ाई था ना, राजस्थान का नाम किस वर्ष दिया? 1829 में दिया। प्राचीन समय में जंगल देश कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र था, वो उसके अंतर्गत आता था। मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र? तो जोधपुर। जोधपुर को मारवाड़ के नाम से, मरु के नाम से, मरुवार के नाम से, मेदपाड़ था ना, वो तो मेवाड़ को जाना जाता था, जो उदयपुर वाला क्षेत्र है। जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत क्षेत्र है ना, वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी कहलाता था, और इसे विराटनगर भी कहा जाता था। मैं सिर्फ आज आपको 50 ही एमसीक्यू दूंगी, वन लाइनर एमसीक्यू दूंगी, सुपर फास्ट होगा। धीरे धीरे करके पूरी सारी बुक इस पूरी कर लेंगे। जिस तरह से 7 वीडियो में वो 9th क्लास की पूरी की, उसी तरह से 7 वीडियो में इसको भी मैं पूरी कर लूँगी। निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली इनका मिलता है महाभारत में। भैंसरोडगढ़ के से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है। ये सब मैंने मैप से भी समझाया हुआ है राजस्थान के भूगोल में। किस जिले को प्राचीन समय में मांड या वल के नाम से? तो जैसलमेर था ये। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहला जाता था। क्या कहला जाता था? बागड़ कहलाया जाता था। बागड़ अलग है और वागड़ अलग है। वागड़ क्षेत्र है ना, वो शेखावटी क्षेत्र में आता है, जो सीकर, छेकर, झुंझुनू और वो है ना चूरू, वहाँ बागड़ होता है। ये बागड़ क्षेत्र है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर के आता है। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया था। प्राक युग, यह युग सृष्टि से आरंभ से हड़प्पा सभ्यता से के पूर्व तक माना जाता था। दूसरा था आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी तक पूर्व माना जाता था। उसके बाद ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक, ये है कौन सा युग? ऐतिहासिक युग है। उसके बाद 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्तकुटार खोजी थी? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। ये परीक्षा में अभी रीट में या 2nd ग्रेड में मैंने देखा है, या 1st ग्रेड में भी आया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ है। बी आल्विन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? तो जालोर में की थी इन्होंने। एलाना और जालोर में है ना, एलाना भी जालोर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। किस काल के पत्थर से बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण, ये मध्य पाषाण काल के उपकरण है। और ये आपको पता हो तो हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, वहाँ मध्य पाषाण काल दिया हुआ है, जिसके अंदर बागोर सभ्यता दी हुई है। मैंने आपको वहाँ पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कुछ सभ्यता वगैरह पढ़ाई हुई है। भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो वहाँ नवपाषाण काल के भी बने मिले हैं, मध्य पाषाण काल के भी मिले हैं, पूरा पाषाण काल के भी मिले हैं, तीनों के मिले हैं। राजस्थान में ताम्र व कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में कौन कौन से थे? तो कुराड़ा जो नागौर है, सांबणिया व पुंगल बीकानेर में, कोल माहोली जो सवाई माधोपुर में है। कोल माहोली कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ये ताम्र व कांस्यकालीन अवशेषों के वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। राजस्थान में ताम्र व कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में नंदलालपुरा, ये वापस आया, देखो वो ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में थे, वो स्थान दिए हुए थे, और ये भी स्थान है, याद रखना। नंदलालपुरा कहाँ है? जयपुर में है। जिस तरह कोल माहुली कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। सांबणी या पुंगल ये तो सब जान ही सकते हो हम, क्योंकि बीकानेर में। कुराड़ा भी हम जानते हैं, लेकिन नंदलालपुरा में कन्फ्यूजन हो सकती है, कहाँ है? जयपुर में। किराड़ो चितवाड़ी ये भी जयपुर में।
पिंड बांट लिया, ये हमें सबको पता है क्योंकि ये तो बेसिक में ही आता है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में ताम्र व ताम्रकालीन कालीन अवशेष और कहाँ मिले, तो ये गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा में तीनों सभ्यताओं के मिले थे, प्राक हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पाकालीन है ना, उत्तर हड़प्पाकालीन। आहड़ जो झाड़ोल ये सब मिले थे, ताम्रकालीन कांस्यकालीन अवशेष मिले थे। राजस्थान में ताम्र कांस्यकालीन अवशेष और कहाँ मिले, बुड्ढा पुष्कर कहाँ है, अजमेर में। आपको पता हो तो कल परसों मैंने वीडियो दिया था, राजस्थान में पुष्कर में कौन सा है, सावित्री माता का जो रोप वे है, वो रोप वे का मैंने बताया था। ब्रह्मा जी की नगरी भी कहा जाता है पुष्कर को। एलाना जालोर में, मलाह भरतपुर में, मलाह भरतपुर में याद रखना। नोह भी भरतपुर में, ये भी याद रखना। किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से है, तो नोह भरतपुर, यहाँ लोह युगीन सभ्यताओं के अवशेष हैं। ये जोधपुरा जो जयपुर में के है, और कहीं कहीं आपको टोंक में भी मिलेगा, और जहाँ तक मुझे याद है ये टोंक में भी हो सकता है, मैंने टोंक में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एनसीआर अगर आरबीएसई में जोधपुरा जयपुर में दिया हुआ है तो ये जयपुर में ही होगा। रेड टोंक में है, याद रखना, क्योंकि मैंने सभ्यता नेक्स्ट पार्ट में एक बार में पढ़ाया हुआ है। और टोंक जोधपुरा, टोंक से एक और नदी भी आती, जहाँ त्रिवेणी संगम भी मैंने पढ़ाया था, वहाँ भी जोधपुरा मैंने पढ़ाया हुआ है। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष प्राप्त भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो वो है नोह भरतपुर, जहाँ मैंने प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन काल में जहाँ रेड और ब्लैक, रेड वाइट है ना, वो जो संस्कृतियाँ थी ना, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। राजस्थान की सभ्यता है, जहाँ जोरवे संस्कृति पढ़ाया था मैंने, और बहुत सारी संस्कृतियाँ वहाँ पढ़ाई हुई है। भारत सौरभ चौबे की बुक से पढ़ाया हुआ है। राजस्थान की किन सभ्यताओं में लोहे गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले, तो सोनारी जोधपुरा में, दो जगह मिले। सोनारी जो झुंझुनू में है, जोधपुरा जो जयपुर में, दो स्थानों से मिले थे। अलग अलग है ना, ये सोनारी जोधपुरा अलग है। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान में टाटा नगर की संख्या रेड टॉक को दी गई थी। राजस्थान की किन सभ्यताओं में स्लेटी रंग के चित्र प्रिंटेड ग्रेव वायर के मरदबांड संस्कृति मिले हैं, तो विराटनगर में मिले हैं जो जयपुर में है, जोधपुरा जो भी जयपुर में है, सोनारी जो झुंझुनू में, या नोह जो भरतपुर में है, यहाँ से मिले थे। और यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान के जो भारत के मर्दबांड मैंने पढ़ाई थी, जो संस्कृतियाँ थी, लाल काले मर्दबांड, काले पीले मर्दबांड, जितनी भी थी जो सब मैंने पढ़ाई हुई है ना, तो उसके अंदर मैंने ये पढ़ाया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो, मैंने कहा यहाँ सुपरफास्ट रिवीजन है, जो राजस्थान अध्ययन बुक है उसको कर रहे हैं हम। कालीबंगा सभ्यता के बारे में, यह सभ्यता सरस्वती नदी घाटी यानी कि वर्तमान घग्गर नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई थी, और यह हनुमानगढ़ जिले में है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता के बारे में 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, तो 1952 में की थी, अमलानंद ने की थी। इसकी ट्रिक क्या है कि अमल कैसा होता है, काला होता है, तो इसको आप याद रख सकते हो, अमल काला होता है। और 1952 में इसकी जो क्या होते सप्लाई शुरू हो गई थी। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो। मैंने यहाँ ट्रिक बनाई थी इसकी, इसलिए मुझे याद है। 1961-62 में बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, तीन व्यक्ति थे, याद रखना। इसका उत्खनन करवाया था, उत्खनन इन्होंने करवाया था, खोज की थी अमलानंद घोष ने। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर माने गए थे। ये आया था फर्स्ट ग्रेड जीके के 2022 पेपर में कि कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तरों में खुदाई हुई थी, तो 5 स्तरों में हुई थी। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा के उत्खनन के 5 स्तरों के प्रमाण माने गए हैं। प्रथम 2 स्तर जो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, तीसरा स्तर जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के भी समकालीन है। इस तरह से इस बताया था 5वें स्तर की। 27वां किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसमें मस्तिष्क में शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिला है, वो भी कालीबंगा से मिला है, जिसे हम शल्य चिकित्सालय कह सकते हैं कि वहाँ उस समय भी था शल्य चिकित्सा, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना आजकल, उस तरह से। और कालीबंगा सभ्यता का यह एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। बर्तनों के रंग है ना लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी, जुते हुए खेत के साग से एक पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है। जिसका संबंध आहड़ सभ्यता से रहा वो है अक्षय कीर्ति व्यास 1, रतन चंद्र अग्रवाल 2, SD सांकलिया 3। तीनों व्यक्ति थे वो जिस तरह आहड़ सभ्यता से संबंधित थे। जिस तरह से मैंने कालीबंगा में उसमें पढ़ाया ना, कालीबंगा में BK लाल, BK थापर, MD खरे, तीनों ने उत्खनन किया था। उस तरह से इनका संबंध भी किससे रहा है, आहड़ सभ्यता से। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, SD सांकलिया। SD सांकलिया जब बागोर सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा। किस सभ्यता को धूलकोट अगारपुर के नाम से, तो यहाँ ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। 31वां प्रश्न है, फास्ट में करवाने जा रही हूँ 50 MCQ, क्योंकि आपको पता है मेरे फ़ोन की जो है ना मेमोरी कम है और एडिटिंग अच्छी नहीं होती, फिर कम क्वालिटी में मुझे करना पड़ता है। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में, और अमलानंद ने किसकी खोज की थी, कालीबंगा की 1952 में।
किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहने और आभूषण के साथ दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाणित है। वो आहड़ सभ्यता से, जो धूलकोट और अगाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है। इनके भी खोजकर्ता 3 ही थे। कौन कौन थे आप मुझे बता सकते हो? मैंने अभी बताया आपको। आहड़ सभ्यता के बारे में, लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र था। लाल काले मिट्टी, जबकि कालीबंगा में लाल रंग के थे और काले सफ़ेद रंग की उन पर रेखाएं खींची जाती थी, है ना। और इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है। किसका? आहड़ सभ्यता का नाम, दूसरा नाम ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट, ये सब किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया हुआ। ये सब मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाया हुआ, सिर्फ आपको सुपरफास्ट रिवीजन है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप से सुखाई गई ईंटों का पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। उदयपुर में यह सभ्यता, जो आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई थी, वो थी आहड़। 35वां MCQ है, यह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957 से 58 में BB लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ? देखो, ये वो थी गिलूठ सभ्यता, जो BB लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। BB लाल, BK थापर, ये कालीबंगा से संबंधित भी है और गिलूठ सभ्यता से भी संबंधित है। गिलूठ सभ्यता के संबंध में आप देखेंगे, उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। आग से पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया है। जबकि हमने आहड़ सभ्यता में पढ़ा है, वो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे, जबकि गिलूठ सभ्यता में आग से पकी हुई ईंटों का उपयोग करने मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं: काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृतभांड। 1998 में से 2003 ईस्वी तक मध्य पुणे के डॉक्टर VS शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेरियर पोसेल ने निर्देशन में उत्पन्न हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभ्यता परीक्षा में आई थी और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की GK में आया, शायद 2022 या 24 वाला एग्जाम में वहीं आया प्रश्न। ये पूरा ये हूबहू लाइन यही छपी थी कि 1998 से 2003 में पुणे के डॉक्टर VS शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्पन्न किया गया था। 37वां भीलवाड़ा में बागुर सभ्यता किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। 1967 से 1970 तक BN मिश्रा ने कोठारी नदी तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया था? बागुर का। तो BN मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का खोज की थी? बागुर सभ्यता की BN मिश्रा ने खोज की थी। SD सांगलिया भी इनसे संबंधित थे, इससे संबंधित बहुत सारे थे, मैं आगे में पढ़ाऊंगी। और मैंने बागुर सभ्यता पूरी डिटेल से पढ़ाया हुआ भी है। किस सभ्यता के उत्खनन में प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं? तो बागुर सभ्यता से। 4000 वर्ष पूर्व कौन सी है? आहड़ है। 4000 से 5000 ईसा पूर्व माने गए जाते हैं, वो है बागुर सभ्यता। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण केंद्र, जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीन विभाग से, ये भी बागुर सभ्यता से। देखो, मैंने कहा मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, ये है टॉपिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है GK पेपर में। 41 है, सीकर में कांतली नदी के किनारे किस किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में अभी हम डिटेल से देखेंगे। जो MCQ बनते हैं ना, यहीं से लाइन टू लाइन बनते हैं। इसका उत्खनन कौन पढ़ रहे हैं? गणेश्वर सभ्यता 1972 से रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुई थी और 2800 साल वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो ये 2800 साल वर्ष पूर्व मानी जाती है गणेश्वर। 4000 वर्ष पूर्व मानी जाती है आहड़। 4000 से 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है बागुर सभ्यता। ये सब मैंने बताया अभी। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी और ताम्र संचय की सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रवती जो नगर कहा जाता है वो है आहड़ सभ्यता, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है वो है गणेश्वर। ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में, यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा पाया गया है। यहाँ से तांबा हड़प्पा, यहाँ से तांबा है ना, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। काले व नीले रंग के बर्तन जिसे कपिस्वर्णी मृतभांड कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कपिस्वर्णी मृतभांड कहते हैं, ये पहली बार यहाँ एकमात्र स्थान है जहाँ मिले थे काले व नीले मृतभांड। और किस सभ्यता से एक रोमन एम्पोरा सूरा पात्र एवं यूनानी सुराही मिली, जो इसके निर्देश विदेशी व्यापार होने का केंद्र होने की पुष्टि करता है? तो इसके अंदर भीनमाल बताया गया है। एक और आपको पता हो तो आहड़ सभ्यता में भी ऐसा कैसा मिला था, जिसे हम देखते हैं विदेशी व्यापार, यानी कि ईरान से व्यापार होने के हमें ये प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि सुराही वहाँ उपयोग की जाती थी मिट्टी की। मैंने वहाँ पढ़ा है, वहाँ जब बागुर सभ्यता असिस्टेंट प्रोफेसर की सभ्यता पढ़ाया था ना, वहाँ पढ़ाया हुआ है। भीनमाल जालोर से सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? RC अग्रवाल कहा अभी मैंने। और किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल? तो भीनमाल का नाम था प्राचीन श्रीमाल। इस वाल सभ्यता किस जिले में, जहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य मिले? तो ये उदयपुर में है। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट के जिले में, जयपुर में है।
राजस्थान के किस सभ्यता में मौर्यकालीन और बौद्ध धर्म के अवशेष, ये भी बैराट में, ये तो कई बार एग्जाम में रिपीटेशन प्रश्न है। जयपुर में स्थित बैराट सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी, है ना। दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। उसका उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया। यहाँ भी 3 व्यक्ति याद रखना, उत्खनन में 2 है, नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित। खोज करता है दयाराम बहादुर साहनी थे। और बैराट से गोल मंदिर और अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुए, ये भी आया परीक्षा में। किस सभ्यता के अवशेष के किस सभ्यता से अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है, तो ये बैराट से हुआ था। भीम की डूंगरी शायद तब पहाड़ी है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में ये लास्ट MCQ है। अब नेक्स्ट में मिलेंगे हम। तो रंगमहल हमें पता है हनुमानगढ़ में, उजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरौर श्री गंगानगर में। बरौर नया है, इसको चित्र याद रखना। ये बरौर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है, GK हिस्ट्री पेपर में। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे 51 से, जहाँ स्टार्ट होगा 41 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और राजस्थान अध्ययन बुक पूरा होने के बाद में 2nd ग्रेड के भी MCQ करवाओगी और 1st ग्रेड हिस्ट्री भी चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड जो भी एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान GK के MCQ यहीं से आते हैं।